आज का डिस्कशन है कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे, उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जानेंगे और उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ के मेथड को यूज़ करके न्यूमेरिकल कैसे डील करते हैं उसके मेथड को भी समझेंगे। तो आज का डिस्कशन है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जो हमें जानकारी दिया है वो कहता है कि आपके पास दो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज एक शब्द है उसको समझे। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है नो साइज। तो स्टिल आपको ये जानकारी होना चाहिए कि लाइक चार्जेस जो होती हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है और अनलाइक चार्ज होती हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, जरा समझिएगा। यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी एक प्लस चार्ज है। इसका मतलब कि ये दोनों चार्ज जो है वो लाइक चार्ज हैं और लाइक चार्ज में जो फोर्सेस काम करती हैं वो रिपल्सिव होती हैं। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और दोनों चार्जेस का बीच का जो सेपरेशन है वो r डिस्टेंस है। अब ध्यान ये रखना है कि ये प्लस वाला चार्ज इस प्लस पे फोर्स लगाएगा और ये प्लस वाला इस पे फोर्स लगाएगा, बट फोर्सेस का जो नेचर होगा वह होगा रिपल्सिव। अब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो हम इसको लिखेंगे F1 2। 1 वाला 2 पे फोर्स लगा रहा है तो हम इसको लिखेंगे F2 1। अब आपके पास यदि चार्ज की पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाए, मतलब कि चार्जेस अब आप जो यूज करोगे वो होगा अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्जेस का मतलब कि एक चार्ज प्लस होना चाहिए और दूसरा चार्ज माइनस होना चाहिए। तो सी, ये हमारे पास एक प्लस चार्ज है और ये हमारे पास एक माइनस चार्ज है। इसका मतलब कि ये जो चार्जेस है यह अनलाइक चार्ज है। अब इनके बीच में भी जो सेपरेशन रखा गया है वो r डिस्टेंस पे है और यह जो है Q1 है, यह जो है Q2 है। इसका मतलब कि यहाँ पे फोर्स F12 लगेगा और यहाँ पे फोर्स F21 लगेगा। अब क्लियर विजन होना चाहिए कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। तो यह एक एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह भी वर्क करता है। और जब भी हम कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं तो हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो सीधा हमने जो स्टेटमेंट लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे और वो जो पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सी, फोर्स जो होनी चाहिए वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सेकेंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। बोलता है कि फोर्स जो होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दैट्स मीन कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका मतलब ये समझना होगा कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो वीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हो तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये देखिए कि अपने पास एक Q1 चार्ज है और ये एक Q2 चार्ज है। सेम चीजें है, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। अब हम लोगों को ये भी पता है कि F12 F21 के बराबर है और वो कोई फोर्स है। तो फोर्स जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और 1/r² वैल्यू करती है, इसीलिए हम डिवाइड कर देते हैं r² से। अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए कोई कांस्टेंट डेबिट करते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरी बात पता चली कि फोर्स जो होती है वो 1/r² वैरी की। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को रिमूव करना है तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट लिखा तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया। अब हम F इक्वल टू क्या लिखेंगे, K
Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और K क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अब ये पता चलना चाहिए कि ये एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस, और ये एक तरह का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, बट इनकी एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, वो होती है 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है। अब आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, जो K होता है, K इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स क्या है, और एप्सिलॉन नोट के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फोर्सेज होती हैं इनका डायरेक्शन कैसा होता है। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो लाइन ज्वाइनिंग होती है, ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है। तो जो फोर्सेज होती हैं वो डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होती हैं। दूसरी ये जानकारी होनी चाहिए, जो हमारी फोर्सेज होती है वह एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो फोर्सेज के बारे में एक और आपको जानकारी होनी चाहिए, जो फोर्सेज होते हैं वह एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ को ऑबे करता है, मतलब कि F1 टू F21 के बराबर होता है। तो ये जो कंडीशन है, इसका मतलब कि यह एक्शन रिएक्शन पेयर है। ध्यान से एक और चीजें आप समझिएगा कि कूलम्स लॉ जो होती हैं उनमें दो ही बातें होती हैं, और बहुत हद तक वो इक्विवेलेंटली वर्क करता है न्यूटन के ग्रेविटेशनल से। तो न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसमें हम लोग लिखे थे F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बट जैसे ही ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था और ये मास के साथ डील कर रहा था, तो मास के पास सिर्फ अट्रैक्शन का गुण होता है, जबकि जब चार्ज आते हैं तो चार्ज में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो चार्ज के टर्म में यदि हम कूलम्बिक फोर्स की बात कर दें, तो यहाँ पे K जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो ये तुकबंदी नहीं था। कूलम्स का जो नज़रिया था वो नज़रिया था कि न्यूटन के ही तरह उस अपने स्टेटमेंट को लिख पाए, और उन्होंने लिखा। बाद में इनको लोग फॉलो किए, और ये बाद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स में काम करने लगा। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या हुआ कि कूलम्स लॉ बहुत दूर रह गया, और उसके जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखने लगा। तो आज के लिए आज का डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू, और आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे।